बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट स्टार्ट किया है। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 10 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी प्रॉब्लम है, आपने इसको लास्ट तक समझना भी है, देखना भी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश की जाएगी कि आपको समझ में आए इस क्वेश्चन की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। अब आप बुक ओपन कर लें, राइटर सुहेल अफजल प्लस MRF की एडवांस अकाउंटिंग की चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की प्रॉब्लम नंबर 10। साथ साथ हम रीडिंग करेंगे, साथ साथ उसको समझेंगे। अ कंट्रैक्टर मेक्स अ अकाउंट ऑन दिसंबर in each year. Contract number 534 commenced on 1st April 2010. The cost record yield, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 2010 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है। 2010 की जगह आपकी बुक न्यू हुई तो उसके जगह ये यहाँ पर 2017 हो सकता है। ईयर में बस तब्दीली आएगी, बाकी तमाम चीज़ें सेम ही रहती हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 दिसंबर 2010। मटीरियल चार्ज ऑन साइट 2150, ये एक्सपेंस है इस कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट आइटम है लेबर 5011, ये भी इस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंस है। नेक्स्ट आइटम है फोरमैन 631, तो ये भी इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, एक्सपेंस है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹1500 वाज ऑन साइट ऑन इन 70 डेज या 73 डेज, यानी कि एक मशीन है वो साइट पर लगाई है। साइट मीन्स होता है जहाँ पर बिल्डिंग वगैरह या जो चीज़ बन रही है ना, जो कंट्रैक्टर बना रहा है उसके ऊपर एक मशीन लगाई है, और वो 73 डेज बस उसने काम किया है। इस बात को याद रखिएगा, 73 डेज को। नेक्स्ट, इट्स वर्किंग लाइफ एज एस्टिमेटेड एज 5 ईयर। इट्स फाइनल स्क्रैप वैल्यू ₹100। अब यहाँ पर समझिएगा, आपको क्या दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू दी है, जिसे रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है, इस मशीनरी की कितनी 5 ईयर, और आपको क्या दिया हुआ है, इस मशीनरी की कॉस्ट भी दी हुई है 1500। तो स्टूडेंट्स, आपको इस बात पर पता है कि आपने इस मशीन की डेप्रिसिएशन लगानी है, तो आपको वो फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा फार्मूला होता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। और ये चली कितने मंथ है, यानी कि ये मशीन कितने मंथ कंट्रैक्ट में यूज हुई है, तो यहाँ पर मंथ में नहीं यूज हुई, डेज में यूज हुई है। तो हम 73 मल्टीप्लाई बाय 73 और डिवाइडेड 365 करेंगे। जब सोल्यूशन आएगा तब मैं मजीद इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट देखें, अ सुपरवाइजर हु इज पेड 1200 पर एनम was spent approximately half of his time इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो सुपरवाइजर है ना, उसने आधा आधा टाइम अपना बस दिया है, यानी कि 1200 वो पर एनम, एनम का मतलब होता है सालाना, वो 1200 चार्ज करता है सुपरवाइजर इस कॉन्ट्रैक्ट का ख्याल रखने के लिए, काम को चेक करने के लिए। लेकिन उसने बस अपना हाफ टाइम दिया है, तो इसका मतलब हम उसको पेमेंट भी उस हिसाब से करेंगे जितना उसने इस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम लगाया होगा, यानी कि जितना इस कॉन्ट्रैक्ट में उसने मंथ काम किया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल अदर एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ₹1261। नेक्स्ट देखें, मटेरियल इन साइट एट स्टोर, मटेरियल इन स्टोर एट साइट कॉस्टिंग ₹248, यानी कि ये क्या है, एंडिंग मटेरियल है जो साल के एंड पर बच गया, तो इसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। द कंट्रैक्टर प्राइस ₹20,000 ऑन 31 दिसंबर 2010, यानी कि कंट्रैक्ट की जो ओवरऑल प्राइस है ना, ये जो कंट्रैक्ट उठाया है, ये उठाया गया है ठेकेदार की तरफ से, कंट्रैक्टर की तरफ से 20,000 का। नेक्स्ट देखें, 2/3 ऑफ कंट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये है 2/3 आपका कंट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। यहां पर आप वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सोल्यूशन के अंदर तो 2/3 वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन इस 2/3 का और आगे लिखा हुआ है कंट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे मैं आपसे डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकेट सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड ओवरिंग 10,000 and 8,000 has so far been paid on account.
अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, आपने प्रिपेयर क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपने प्रिपेयर करना है। इस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी देखना है आपके कितना प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर अपने पास रखेगा और कितना प्रॉफिट एज अ रिजर्व वो लेके जाएगा। और नीचे वो हिंट दिया हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ वर्क अनसेटिस्फाइड जो है, वर्क अनसेटिस्फाइड कितना है आपको दिया हुआ 2328। यानी कि ये देखें, हमें ऊपर क्वेश्चन के अंदर उसने वर्क सेटिस्फाइड वर्क अनसेटिस्फाइड हमें नहीं था दिया हुआ, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमें वर्क अनसेटिस्फाइड निकालना पड़ेगा। ये हिंट का ये मतलब है, उसने कहा कि निकाल के दिखाना है। ये जो अमाउंट उसने लिखी हुई है ना वर्क अनसेटिस्फाइड की, ये अमाउंट आपने निकाल के दिखानी है। अब आप कहोगे सर ऊपर तो वर्क सेटिस्फाइड नहीं आया, ऊपर वर्क सेटिस्फाइड आया है जो कि है 10,000, और सर कैश रिसीव भी नहीं आया, कैश रिसीव भी आया जो कि है 8,000। ये बस उसने नेम नहीं आगे मेंशन किया हुआ, आपने समझ जाना है। उसने कैश रिसीव के आगे लिखा था कि कैश इतना पे किया गया है कंट्रैक्टी की तरफ से, नेम नहीं उसने कंट्रैक्टी का लिखा, लेकिन उसने इतना कहा कि कैश को पे किया गया है 8,000 और वर्क सेटिस्फाइड जो है वो 10,000 है। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब आपने कंट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो कंट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए फॉर्मेट वही रहेगा, रेफरेंस रुपीज डेबिट साइड, फिर रेफरेंस रुपीज क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के ऊपर गौर कीजिएगा, सबसे पहले आपने लिखना है मटेरियल। मटेरियल कितना था, ये था मटेरियल की आपकी अमाउंट थी स्टूडेंट्स 2150। फिर नेक्स्ट आपका था लेबर। लेबर की अमाउंट कितनी थी 5011 रुपीज़ के कॉलम में आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आ गया फोरमैन। फोरमैन की आपके पास अमाउंट थी 631, इसको भी आपने ऐसे ही एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। फिर नेक्स्ट थी आपके पास वो मशीनरी। मशीनरी के ऊपर आपने लेनी है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कैसे लेंगे, इज इक्वल टू फार्मूला लगेगा, इंग्लिश नहीं, मैंने वैल्यूज जस्ट पुट किए, मैं आपको बता देता हूँ, फार्मूला बोल देता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फार्मूला आपका होता है डेप्रिसिएशन का, जब डेप्रिसिएशन की परसेंटेज ना दी हो तो तब उसका फार्मूला होता है इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू भी कहा जाता है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो कॉस्ट कितनी दी हुई है 1500 माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 100, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है इस मशीन की, वो थी 5। इसको मल्टीप्लाई आपने करना है, कितने दिन ये मशीन यूज हुई है, वो उसने क्वेश्चन में बताया था 73 डेज। और डिवाइड आपने करना है 12 से नहीं डिवाइड करना, पूरे साल के अंदर जितने दिन हैं उनसे डिवाइड करना है 365। क्यों, क्योंकि आपने बाय के ऊपर यानी कि बटे के ऊपर भी आपने 73 लिखा हुआ है, तो वो दिन है, तो दिन के नीचे अगर ऊपर दिन हो तो नीचे भी आपको दिनों से ही डिवाइड करना पड़ता है। अगर ऊपर होता 4 मंथ तो नीचे आप डिवाइडेड बाय 12 करते, अगर ऊपर है दिन 73 तो नीचे आप डिवाइड करेंगे, पूरे साल के दिन लेंगे 365। तो जब आपने ये कंप्लीट कैलकुलेशन की ना, तो आपके पास डेप्रिसिएशन निकलेगी 56 रुपीज, तो ये आपने रुपीज के कॉलम में लिख देनी है। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, सुपरविजन। सुपरविजन यानी कि वो जो उस एक सुपरवाइजर जो था उसने सुपरविजन की थी, कंट्रैक्ट के अंदर ख्याल रखा था उसने, वो एनुअल पर एनम जो है एनुअल के हिसाब से वो चार्ज करता था 1200 रुपये। लेकिन उसने आपने क्वेश्चन वाले ने कहा कि हमने उसको हाफ 1/2 के हिसाब से हमने उसको पेमेंट की है, लेकिन पेमेंट की है ऑन टाइम, यानी कि कितने दिन ये ना इस कंट्रैक्ट में इसने लगाए हैं। तो आप पहले ये देखो कि आपके कंट्रैक्ट कितने दिन में कंप्लीट होने वाला, कितने मंथ का कंट्रैक्ट था। अप्रैल से स्टार्ट होता है तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपके 9 मंथ बनते हैं, काउंट कर लीजिएगा, अप्रैल भी इंक्लूड करेंगे आप। तो क्या करेंगे 1200 मल्टीप्लाई बाय 1/2 या मल्टीप्लाई बाय 9/12 पहले कर लें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो 1200 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9/12 करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 450 रुपीज, यानी कि इतने हमने उस सुपरवाइजर को पेमेंट की है 1200 में। वो 1200 पर एनुअल के हिसाब से 1200 लेता था, लेकिन हमने उसको उसने 9 मंथ इस कंट्रैक्ट के अंदर काम किया था, तो इसलिए उसके जो पैसे बनते थे 450 रुपए उसके बनते थे। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस। तो कितने हैं अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस हैं 1261। तो यहाँ पर आपके जितने भी एक्सपेंस साइड थी ना वो सारी रिकॉर्ड हो चुकी है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब क्रेडिट साइड पर देखिएगा। क्रेडिट साइड पर ना जो है सबसे पहले आप एंडिंग मटेरियल लिखेंगे, वो कितना था 248। मटेरियल एट साइट एंडिंग मटेरियल कितना था 248, साल के एंड पर बचा है। तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपने वर्क सेटिस्फाइड भी तो लिखना था ना, तो उसको लिखने से पहले आप लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। ये नाम पहले लिखना होता है, प्रीवियस सब क्वेश्चन में मैं बताते आ रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वर्क सेटिस्फाइड कितना था वो 10,000, और आप अब वर्क अनसेटिस्फाइड भी लिखेंगे जो कि उसने हिंट दिया हुआ था।
लेकिन आपको इसको डायरेक्ट ऐसे अमाउंट को नहीं लिखना। ये जो लिखी हुई है आपको जो स्क्रीन के ऊपर शो आ रही है ये वर्क अनसेटिस्फाइड की, आपने इसको डायरेक्ट नहीं लिखना ऐसे, इसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। तो वर्किंग हम जरा सीखते हैं कि ये वर्क अनसेटिस्फाइड कैसे निकला है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं यहाँ पर, हमने निकालना है वर्क अनसैटिस्फाइड की अमाउंट जो कि उसने हिंट में बोली हुई थी। हमने प्रूव करना है कि वो वाकई ही ठीक है कि नहीं, क्या हम उसको यूज कर सकते हैं एज अ अमाउंट। तो देखें सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कंट्रैक्ट कितना कंप्लीट हो चुका है, तो उस कंट्रैक्ट के ऊपर क्या कॉस्ट क्या लगी है। अब आप कहोगे सर वो तो क्वेश्चन में बताई हुई है 2/3 कंप्लीट हो चुका है, हो तो चुका है 2/3 कंप्लीटेड, लेकिन कितनी अमाउंट का हो चुका है ये आपने देखना है ना। 20,000 का टोटल कंट्रैक्ट है तो कितनी अमाउंट तक वो कंप्लीटेड है आपका कंट्रैक्ट। अब आप कहोगे सर वो तो अंदाजा लगा लेते हैं 10,000 का हमारा वर्क सेटिस्फाइड है, तो मतलब 20,000 में से 10,000 आपका कंट्रैक्ट जो है कंप्लीटेड है। लेकिन अब आप वो बताओ कि उसने जो हिंट में दिया हुआ है कि अनसेटिस्फाइड वर्क भी आपने लिखना है, तो इसका मतलब है फिर 10,000 को 10,000 का तो ना आपका कंट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, फिर तो ज्यादा अमाउंट का बनता है, तो वही हमने लेना है। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रैक्ट कंप्लीटेड आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपने वो जितने भी डेबिट साइड पर आपको एक्सपेंस नजर आ रहे हैं तमाम को रिकॉर्ड करें, मटेरियल की अमाउंट लिखें, फिर ऐसे ही आपने जैसे लिखी हुई है पिक्चर के अंदर मटेरियल की अमाउंट लिखें, लेबर की अमाउंट लिखें, फिर इसी तरह फोरमैन की अमाउंट लिखें, इसी तरह डेप्रिसिएशन की अमाउंट लिखें 56, इसी तरह आप सुपरवाइजर की अमाउंट लिखें 450, अदर एक्सपेंसेस लिखें 1261, तमाम एक्सपेंसेस को ऐड करें। अब आपने तमाम एक्सपेंसेस को ऐड किया तो अमाउंट आएगी आपके सामने 9559। अब ये एक्सपेंस आगे, इनमें से इनकम को माइनस करें। इनकम कौन सी थी, वो मटेरियल जो एंडिंग रह गया था 248, उसको माइनस किया इस वैल्यू से 9559 से, तो वैल्यू आपके पास आती है 9311। अब ये 9311 आपके पास क्या आ गया, ये अभी कॉस्ट आई है कितना आपका कंट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। अब आपने नेक्स्ट मालूम क्या करना है, मालूम आपने ये करना है कि उसने कहा था आपका जो कंट्रैक्ट है ना वो 2/3 कंप्लीटेड है, वो किस हिसाब से, वो कंट्रैक्ट के हिसाब से, लेकिन हमारा वर्क सेटिस्फाइड कितना कंप्लीटेड है ये हमने मालूम करना है। और फिर उससे हमें ये पता चल जाएगा वर्क सेटिस्फाइड की, जब हमें कॉस्ट पता चल जाएगी ना कि वर्क सेटिस्फाइड इतनी कॉस्ट से बना था, इतनी लागत से बना था, तब हम उसको एक्चुअल ये जो 9311 ये अमाउंट आई है ना हमारी कंट्रैक्ट की कॉस्ट आई है, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा वर्क अनसेटिस्फाइड या वर्क नॉट सेटिस्फाइड हमारे सामने आ जाएगा। तो देखें आपने क्या करना है, 9311 को मल्टीप्लाई करना है 3/2। 3/2 क्यों करना है, क्योंकि अगर कंट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है 2/3 तो इसका मतलब है जो वर्क सर्टिफाइड वो 3/2 है, आपने उल्ट कर देना ना, क्योंकि इसी तरह तो आपको पता चलेगा कि बकाया कंट्रैक्ट कितना रह गया, वो रह गया 3/2। तो 9311 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय इसको करेंगे यानी कि डिवाइड इसको करेंगे 2 से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1, वैल्यू आपके पास आएगी 13966, ये आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को आपने लेना है, अब इस वैल्यू को आपने लेना है और आपने ये देखना है कि आपके वर्क सेटिस्फाइड जो आपका 10,000 निकला था ना, इस 10,000 ये वर्क सेटिस्फाइड कंप्लीट कितना हुआ था, मतलब इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आई थी। ये तो 10,000 जो ऊपर आपने लिया कंट्रैक्ट अकाउंट बनाते वक्त, वो तो आपने आपके कंट्रैक्टर ने अंदर अपना प्रॉफिट भी डाल के 10,000 बताया ना, लेकिन वो बना कितने का था वर्क सेटिस्फाइड। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 13966.5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको वर्क सेटिस्फाइड से, वो कितना था, वो था 10,000, और डिवाइड करना पड़ेगा कंट्रैक्ट प्राइस, वो कितनी थी, वो थी आपकी 20,000। तो आपने जब इसको किया मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 20,000 से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 6983.25। तो ये आपके पास क्या आ जाती है, ये आपके पास वर्क सेटिस्फाइड की कॉस्ट आ जाती है। अब आपने मालूम क्या करना है, आपने जाना है वो वर्क अनसेटिस्फाइड मालूम करना है। तो वर्क अनसेटिस्फाइड कैसे मालूम किया जाएगा, उसके लिए आपको ये जो वर्क सेटिस्फाइड आपने निकाला है उसकी कॉस्ट निकाली है, इसको कंट्रैक्ट प्राइस की ना कंट्रैक्ट की कॉस्ट से माइनस कर दें। अब आपने कंट्रैक्ट की कॉस्ट कितनी थी 9311, इसमें से आप माइनस करें वर्क सेटिस्फाइड की कॉस्ट, वो कितनी है 6983। तो इसको माइनस किया तो आपके पास वर्क अनसेटिस्फाइड आ जाएगा कितना 2327.75। तो 0.75 है, इसको राउंड ऑफ करें तो आ जाएगा 2328। तो यही तो हमें वैल्यू हिंट में दी हुई थी कि आपका वर्क अनसेटिस्फाइड जो है वो इतना है, तो निकाल कर दिखाएं। तो हमने ये निकाल कर दिखा दिया, आपने ये वर्किंग लाजमी करनी है पेपर के अंदर, विदाउट दिस वर्किंग आपके वो मार्क्स काट लेगा। अब हम कॉन्ट्रैक्ट के मतलब जहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे थे ना, उस क्वेश्चन पर दोबारा मूव ऑन करते हैं।
अच्छा तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या किया, अब आपने ये जो वर्क था ना अनसेटिस्फाइड, इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट किया वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। तो सबसे पहले वर्क सेटिस्फाइड कितना था 10,000, इनर कॉलम में लिखा, वर्क अनसेटिस्फाइड कितना हम निकाल के आए हैं 2328, दोनों को जमा करें, बाहर आउटर कॉलम में अमाउंट लिख दें, कितनी जमा करेंगे तो आएगा 12,328। अब इसमें से वो ऊपर मटेरियल 248 को जमा कर लें तो आपको आपके पास जो टोटल क्रेडिट साइड आ जाएगी ना इनकम सेट, वो आएगी 12576। इसमें से आप ना डेबिट साइड के जितने भी एक्सपेंस है उसको माइनस करें तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 3017 रुपीज। अब ये प्रॉफिट जो है ना ये कंट्रैक्टर का ना कंप्लीट प्रॉफिट नहीं है, यानी कि वो ये तमाम पैसे अपने घर में नहीं लेकर जा सकता, अपने जाती इस्तेमाल के लिए इनको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मजीद भी रहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट को मजीद नेक्स्ट ईयर में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ ना कुछ अमाउंट को उसको एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा, ताकि मुस्तकबिल में अगर कोई लॉस हो जाए तो वो उस पैसे से उस लॉस को कवर अप कर ले। तो इसके लिए उसको फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला होते हैं दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से प्रॉफिट को सेपरेट करने के लिए और रिजर्व को सेपरेट करने के लिए ना दो फार्मूले लगते हैं। एक तो लगता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 80% या जितने परसेंट कंट्रैक्ट कंप्लीटेड हो, या आप दूसरा फार्मूला लगा सकते हो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सेटिस्फाइड। तो मैंने यही फार्मूला लगाया हुआ है, कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सेटिस्फाइड वाला। तो आपको अगर आप पेपर में इस स्टेटमेंट को लिखने चाहते हो, यानी कि इंग्लिश में लिखना चाहते हो कि प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सेटिस्फाइड, तो आप लिख सकते हो या डायरेक्ट वैल्यूज को पुट भी कर सकते हो। तो प्रॉफिट कितना था 3017 रुपीज, मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करें 2 से डिवाइड करें 3 से, और मल्टीप्लाई कर दें आप कैश रिसीव कितना था 8000 उसने दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, और डिवाइड कर दें इसको वर्क सेटिस्फाइड वो था 10,000। तो इस तरह आपके पास जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 1609 रुपीज, यानी कि 3017 रुपीज में से जो कंट्रैक्टर है वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली 1609 रुपए यानी कि 1609 रुपीज वो अपने जाती इस्तेमाल के लिए घर में लेकर जा सकता है, और बाकी वो एज अ रिजर्व रखेगा। तो माइनस कर दें 3017 में से 1609 रुपीज माइनस किए तो 1408 रुपीज एज अ रिजर्व उसने अपने पास रख लिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में इसने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना है, कोई ना कोई लॉस होगा तो वो इस रिजर्व की अमाउंट को यूज करेगा। तो आपने लिख देना है वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व अकाउंट 1408 रुपीज। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। आपने बिल्कुल डिटेल फॉर्मेट यही बनाना है, और जैसे जैसे लिखा हुआ है इसको ऐसे ही आपने कॉपी पेस्ट करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कोई और नहीं थी दी हुई, तो क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इशू है, क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला गाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा आपने इन वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।